हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए रहने वाला है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। बस करना है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सब्जेक्ट को लेकर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अपना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द करेक्टर ऑफ बिमला दास, जिनको हम बिम भी कहते हैं। तो बिमला दास को बिम भी कहते हैं, तो उनका करेक्टर है ना। अनीता देसाई की नोवेल का एक करेक्टर है। आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। समझ आया। देखो, बिमला दास जिनको हम बिम्बी कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है अनिता देसाई की नोवेल का, जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है। एंड शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द दास फैमिली। तो इनकी फैमिली का नाम दास फैमिली है ना। और ये एल्डेस्ट डॉटर है इस फैमिली के अंदर। एंड शी इज स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली डीप। यानी कि इमोशंस को समझती हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुमेन आप कह सकते हो। रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। एंड आफ्टर मैनी फैमिली प्रॉब्लम्स बिम स्टेज इन द ओल्ड फैमिली हाउस इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर इनका घर है, जहां पर ये रहती है बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बाद भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि घर में प्रॉब्लम आती तो वो कहीं और रहने लग जाते हैं, है ना। एंड लुक्स आफ्टर हर मेंटली चैलेंज्ड ब्रदर बाबा। तो इसका एक भाई भी है ना, बाबा। ध्यान रखना, जो कि मेंटली क्या है, चैलेंज्ड है। तो उनको भी देखती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लुक्स आफ्टर हर मेंटली चैलेंज ब्रदर बाबा। तो पूरे घर को भी संभालती है ना। और इसका एक मेंटली चैलेंज भाई भी है। एक और भाई है जिसका नाम राजा है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसकी बात भी हम करेंगे। आगे देखो, अब जो बीम है ना, वो एज ए हिस्ट्री टीचर वर्क करती है, ध्यान आपको रखना है। और इनका जो इंटरेस्ट है काफी है हिस्ट्री के अंदर। और ये जो है ना, डीपली कनेक्टेड फील करती है पास्ट के साथ। यानी कि भाई इनको पास्ट से बहुत लगाव है, इसलिए इनको हिस्ट्री पढ़ाना पसंद है और हिस्ट्री की टीचर भी है। एंड बिम कैरीज द बर्डन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिकम्स द कीपर ऑफ दास फैमिलीज मेमोरीज एंड हिस्ट्री। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जो बिम है ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है, सारा बर्डन जो फैमिली का है वो अपने ऊपर रखती है। ये ध्यान रखना है। और फैमिली की कीपर है ये, जिसका ध्यान रख रही है। ध्यान रखना है मतलब क्या, फैमिली का ध्यान रख रही है, और कोई तथा ध्यान नहीं रख पाता है। और सारी मेमोरीज हिस्ट्री जो है जुड़ी हुई है, मतलब इनके मन में। दास फैमिली की जो मेमोरी है ना। जिनके फादर हो गए, मदर हो गए, ब्रदर है, सबके साथ इनका एक जुड़ाव है ना। एंड बहुत केयरिंग सिस्टर भी है। कौन? अपनी बिमला दास। व्हेन राजा इज इल एंड आंट मीरा इज सफरिंग, बिम ट्राइज टू मैनेज एवरीथिंग इन द हाउस। जब राजा बीमार पड़ जाता है और जो उनकी आंट है मीरा, वो भी सफर कर रही है किसी चीज से, तो बिम जो है ट्राई करती है हर चीज को मैनेज करना। हर चीज को मैनेज करती है हाउस के अंदर। एंड सी सैक्रिफाइसेस हर ओन हैप्पीनेस एंड डज नॉट मैरी बिकॉज सी फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाबा एंड द फैमिली। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये शादी भी नहीं करती है, अपनी खुद की खुशी को यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर देती हैं और शादी भी नहीं करती हैं। और ये जो बाबा का हाल है वो मेंटली चैलेंज है, जो फैमिली का ऐसा हाल हो रहा है ना, ये खुद को ऐसा रिस्पॉन्सिबल मानती है। और यहाँ पर क्या दिखाया दिखाया जाता है, यहाँ पर जो बिमला दास है वो काफी स्ट्रोंग है, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी है उनके पास। ठीक है ना, मतलब कि समझ है उनके पास। क्या आपको समझ आया भाई? आगे चलते हैं। देखो, However, Bim is not completely happy. अब Bim भाई completely happy नहीं है। She feels hurt because राजा leaves the family and goes to हैदराबाद। अब जो राजा है ना, जो बीमार पड़ा था, वो भाई फैमिली को छोड़कर चले जाता है और हैदराबाद चला जाता है। ठीक है ना। एंड इसलिए क्या है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और शी फील्स अबेंडेंड एंड एंग्री। और इस टाइम पे बहुत वो एंग्री फील कर रही थी, ठीक है, अबेंडेंड फील कर रही थी। एंड हर पेन मेक्स हर बिटर। और जो ये दर्द था ना, उनको बहुत कड़वा बना रहा था। कड़वा समझते हो, जो बहुत गुस्सा हो जाता है, बिटर जिसको हम कहते हैं। तो हर पेन मेक्स हर बिटर बट लेटर शी स्लोली अंडरस्टैंड द नीड फॉर फॉरगिवनेस, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे वो बहुत गुस्से में थी, है ना, बहुत बिटर कह सकते हो स्वभाव में था। तो धीरे धीरे उनको समझ आ जाता है और वो फॉरगिवनेस की जरूरत को समझ जाते हैं, मतलब माफ कर देने की जरूरत क्या होती है वो समझ जाती है, और ये सब चीज भूल जाती है। एंड इन द एंड बिम एक्सेप्ट द पास्ट एंड बिकम्स रेडी टू फॉरगिव राजा। और लास्ट में भाई पास्ट को भूल जाती है, पास्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और क्या करती है भाई, राजा को भूल जाती है, क्योंकि हैदराबाद चले गया है।
एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट चेंज इन हर कैरेक्टर। तो एक इम्पोर्टेंट चेंज है बिमला दास के कैरेक्टर में। आगे चले, भीम ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्ट्रगल बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो भीम है ना, बिमला दास, यहाँ पर जो है ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो स्ट्रगल है वो भी शो करती है। हमने राजा वाले इंसिडेंट से देखा पास्ट कैसे वो भूली, बहुत दिक्कत करके भूली, और प्रेजेंट में जी रही है ना। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में स्ट्रगल करता हुआ भी हमें दिखाया गया है इस जो बिमला दास है इनके करेक्टर में। शी लिव्स इन ओल्ड दिल्ली सराउंडेड बाय ओल्ड मेमोरीज। तो ये ओल्ड दिल्ली में रहती है जो कि इनके ओल्ड मेमोरी से सराउंडेड है ना भाई। एंड शी सीम्स स्ट्रॉन्ग फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड शी इज लोनली एंड वाउंडेड। ठीक है भाई। तो क्या है जो अपनी बिमला दास है, ये बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, बेचारी टूटी हुई है, अकेली है। स्टिल शी कंटिन्यूज टू फेस लाइफ विद करेज। इसके बावजूद भी जो है वो लाइफ को करेज के साथ यानी हिम्मत के साथ तो फेस करती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। कल्चरल हाइब्रिडिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द क्लियर लाइट ऑफ द डे थ्रू कैरेक्टर्स दैट माइग्रेट voluntarily or involuntarily through outer and inner worlds discuss। जो पीछे नोवेल की बात करी जिसमें बिमला दास कैरेक्टर है, उसी नोवेल की यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, द क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये नोवेल का नाम है, पीछे ही मैंने बताया है ना। उसमें ना कल्चरल हाइब्रिडिटी को शो करा गया है। अब ये होती क्या है अभी पता चलेगा आगे, ठीक है, मैंने बता रखा है। तो कल्चरल हाइब्रिडिटी हमें जो इस नोवेल के अंदर बता रखा है, आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो कि कल्चरल हाइब्रिडिटी को शो करते हैं, दैट माइग्रेट वॉलंटरली और इनवॉलंटरी। यानी माइग्रेट मतलब होता है कहीं चले जाना, तो खुद की इच्छा से और खुद की इच्छा से ना भी क्या कर गए हो, माइग्रेट कर गए हैं, कहीं चले गए हैं। कैसे, वो आउटर यानी कहीं एक्चुअल में चले गए हैं, या वो इनर तौर पर या अंदर ही अंदर कहीं शिफ्ट हो गया। मतलब पहले कैसे इमोशंस थे, अब दूसरे इमोशंस हो गए हैं, ये एक जैसे इमोशंस में रह गए हैं वो, ये आपको ध्यान रखना है। इनका बिहेवियर एक जैसा हो गया, तो ये इनर वर्ल्ड है ना भाई। तो माइग्रेट हो गए खुद की इच्छा से नहीं भी, थ्रू आउटर एंड इनर वर्ल्ड्स। ये आपको डिस्कस करना, समझ आया। सबसे पहले ना हम कल्चरल हाइब्रिडिटी की बात करते हैं, सुनना मेरी बात। तो कल्चरल हाइब्रिडिटी होता क्या? कल्चरल हाइब्रिडिटी ये हो गया जहां पर आप दो कल्चर, दो मेमोरीज या दो प्लेसेस या दो आइडेंटिटीज के बीच में रह रहे हो, है ना। यानी कि मैं कहूं, ये नोवेल हमको दिखाते हैं कि हाउ पीपल लिव बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, मेमोरीज एंड प्लेसेस एंड आइडेंटिटीज। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कल्चरल हाइब्रिडिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इट मींस मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। हम क्या कर रहे हैं, दो कल्चर को मिक्स कर दे रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स कर दे रहे हैं, उनकी वैल्यूज को मिक्स कर दे रहे हैं, दो तीन लैंग्वेज को मिक्स कर दे रहे हैं। मतलब कि मान लो मेरे को दो तीन लैंग्वेज पसंद है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या कल्चरल हाइब्रिडिटी है। एंड वेज ऑफ लाइफ, आप मल्टीपल तरीके से लाइफ जी रहे हो, हाँ, जो अलग अलग कल्चर में फॉलो होती है। तो ये भी क्या कल्चरल हाइब्रिडिटी को शो करता है। तो यही हमें दिखाना है कि इस नोवेल के अंदर कैसे कल्चरल हाइब्रिडिटी को शो करा गया है। समझ रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इन द नोवेल कैरेक्टर्स मूव नॉट ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक्चुअल माइग्रेशन होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम वन इमोशनल एंड कल्चरल वर्ल्ड टू अनदर, बल्कि एक कल्चरल वर्ल्ड से वो दूसरे कल्चरल वर्ल्ड में चले गए, यानी दूसरे कल्चर में वो चले गए। समझ रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है। अनीता देसाई बेसिकली ऑथर है इस नोवेल की, जिसका नाम है द क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये ध्यान रखना है, जो कि ओल्ड दिल्ली में फैमिली रहती है, मैंने पीछे भी आपको बताया। और इनकी नोवेल में सब दिखाया कल्चरल हाइब्रिडिटी को, है ना। कल्चरल हाइब्रिडिटी को आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर राजा की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि उर्दू मुस्लिम कल्चर जो है ना मिक्स करता है, राजा एंड द उर्दू मुस्लिम कल्चर। तो ये है, तो ये हिंदू, जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है, लेकिन इसको उर्दू मुस्लिम कल्चर भी पसंद है। ध्यान सुनना। तो राजा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल हाइब्रिडिटी। ही बिलोंग्स टू a हिंदू फैमिली, बट ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन उर्दू पोइट्री एंड मुस्लिम कल्चर। तो यहाँ पर क्या शो होता है, हमें कल्चरल हाइब्रिडिटी दिखती है, जहां पर दो कल्चर को मिक्स कर दिया, यानी हिंदुइज्म एंड यहाँ पर हमने जो अपना इस्लाम है उसको कनेक्ट हमने मिक्स कर दिया। ये ध्यान आपको रखना है। He likes हैदर अली, his Muslim neighbor, and spends time in his library। है ना भाई। तो हैदर अली हो गए जो कि मुस्लिम नेबर है इसका, और ये करते हैं भाई लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। और राजा wants to study Islamic studies, but his family does not support him। अब जो राजा है भाई वो क्या करना चाहता है, इस्लामिक स्टडीज पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। और लेटर ही लीव्स दिल्ली एंड गोज टू हैदराबाद, है ना, जिसको लेकर जो बिमला दास है वो
हर्ट भी हो गई थी, है ना, क्योंकि उसने घर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर वो हैदराबाद चले जाता है, ध्यान ना रखना घर को छोड़कर। तो राजा मूव्स बिटवीन टू वर्ल्ड्स, जहाँ पे दो वर्ल्ड से मूव कर जाता है ना। तो वो हिंदू फैमिली लाइफ भी जीता है और यहाँ पर वो उर्दू मुस्लिम कल्चर भी सीखता है या उसमें ढल जाता है। तो यहाँ पर दो वर्ल्ड्स में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं माइग्रेट। ध्यान रखना, माइग्रेशन कर दिया यहाँ पर, तो एक कल्चरल हाइब्रिडिटी है। आगे चले, ताराज माइग्रेशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये तारा को ना ध्यान सुनना। तारा ऑल्सो मूव्स फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, है ना। शी लीव्स टू द ओल्ड फैमिली हाउस आफ्टर मैरिंग बकुल। तो तारा भी क्या है, फैमिली मेंबर है, ध्यान रखना, दास फैमिली में ही रहती है ये। तो ये क्या करती है भाई, बकुल के साथ शादी कर लेती है, ध्यान रखना है। और ये करती है, ये ओल्ड फैमिली हाउस जो ओल्ड दिल्ली में उसको छोड़ देती है। एंड शी गोज इनटू अ मॉडर्न एंड फॉरेन लाइफस्टाइल। तो ये मॉडर्न और फॉरेन लाइफस्टाइल को ये अपनाना चालू कर देती है ना, जब से इन्होंने घर छोड़ा। बट व्हेन शी रिटर्न्स टू ओल्ड दिल्ली शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड एंड फैमिली। लेकिन वापस जब ये घर पर आती है, ओल्ड दिल्ली हाउस वाले घर में आती है, तो ये याद करती है अपने चाइल्डहुड को और अपनी फैमिली को, है ना भाई। तो ये दिखाता है कि ये जो अपने तो दोनों ही वर्ल्ड से कनेक्ट है, मॉडर्न लाइफ वाले से जो कि शादी करने के बाद इन्होंने जिया, और बचपन वाले वर्ल्ड से जो कि चाइल्डहुड और ओल्ड मेमोरीज है फैमिली की, तो उन दोनों से कनेक्टेड है। तो ये भी कल्चरल हाइब्रिडिटी को हमें शो करता है। तो तारा लिव्स बिटवीन ओल्ड फैमिली मेमोरीज एंड मॉडर्न मैरिड लाइफ। समझ रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है। आगे चले, बिम्स इनर माइग्रेशन। अब जो बिम है ना, बिमला दास, उनको इनर माइग्रेशन हो रहा है ना, हम कह सकते हैं इनर वर्ल्ड में माइग्रेशन हो रहा है। कैसे, देखो, तो बिम डज नॉट लीव द ओल्ड हाउस। तो बिम जो है वो घर को नहीं छोड़ती है। शी स्टेज इन ओल्ड दिल्ली एंड टेक्स केयर ऑफ बाबा, जो कि मेंटली चैलेंज है, तो उसकी यहाँ पर देखभाल करती है। बट शी मूव्स इनसाइड हर माइंड, बल्कि क्या है, वो अपने माइंड के अंदर जो है वो मूव करती रहती है। कभी गुस्सा उनको आता है, कभी वो शांत हो जाती है, तो ऐसे मूव करती रहती है। शी रिमेंबर्स द पास्ट, फील्स पेन बिकॉज राजा लेफ्ट हर। समझ रहे हो, तो यहाँ पर उनको याद आता है अपना पास्ट, जहाँ पर राजा जो है वो घर को छोड़कर चले जाता है। मैंने पीछे बताया भी आपको। एंड स्लोली लर्न्स टू फॉरगिव। फिर धीरे धीरे जो है, जो बिम है वो माफ करना सीख जाती है। एंड हर जर्नी इज नॉट फिजिकल बट इमोशनल। तो उनकी जर्नी फिजिकल नहीं, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। मतलब उन्होंने माइग्रेशन फिजिकली नहीं करा है, बल्कि इमोशनली वो शिफ्ट होती रही है, ध्यान रखना है। तो बिम जो यहाँ पर किसके बीच में रहती है, पास्ट मेमोरीज और प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में यहाँ पर वो रह रही है। ये इनर माइग्रेशन आप कह सकते हो, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर देखो, बाबा's एस्केप इनटू म्यूजिक। तो बाबा ऑल्सो शोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशन, है ना भाई। ही डज नॉट मूव फिजिकली। तो फिजिकली इसने मूव नहीं करा, बल्कि इसने क्या करा है, ये म्यूजिक सुनता था, एस्केप्स इनटू म्यूजिक, है ना भाई। तो क्या करता था, सेम रिकॉर्ड यानी सेम तरह का म्यूजिक बार बार चलाता था। हिज म्यूजिक क्रिएट्स अ प्राइवेट वर्ल्ड फॉर हिम। एक प्राइवेट वर्ल्ड क्रिएट होगा। आप क्या कह रहे हो, मतलब कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप दिन भर म्यूजिक सुन रहे हो, लेकिन आप एक तरह का म्यूजिक बार बार सुन रहे हो, तो क्या कर दिया, एक प्राइवेट वर्ल्ड बन गया इसका, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अवे फ्रॉम फैमिली टेंशंस एंड हिस्टोरिकल ट्रॉमा, है ना भाई। तो ये जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टेंशन है, उससे दूर हो गया। और जो हिस्टोरिकल ट्रॉमा है इनके घर का, कि सब छोड़कर जा रहे हैं, है ना, वो तक मेमोरीज है, उस सबसे ये फ्री हो गया। एंड बाबा's repeated music is a subconscious attempt to create a static and timeless existence। तो बाबा का जो ये रिपीटेड म्यूजिक सुनना है ना, ये क्या करता है, एक सबकॉन्शियस अटेम्प्ट है जो ये खुद से कर रहे हैं, टू क्रिएट अ स्टैटिक, मतलब कि एक जैसे लाइफ जी रहे हैं, एक जैसे, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, स्टैटिक एंड टाइमलेस एग्जिस्टेंस। समझ रहे हो, टाइमलेस, जिसका कोई टाइम नहीं, बस अपने को एक जैसी जिंदगी जीनी और सेम रिकॉर्ड को बार बार सुन रहे हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। क्रिटिकली एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। देखो लाइंस क्या है, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। तो ये लाइंस आपको बताना है, ये लाइंस कहाँ से ली गई, इंट्रोडक्शन में बताना होता है ये, और इनका मीनिंग क्या है। हर एक लाइन का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना होता है, जो कि हम करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो जो लाइंस है, ये कमला दास की जो पोयम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वहां से ली गई है। ये जो पोयम है, इसके अंदर पोएट है ना, वो याद करते अपने ग्रैंड मदर के घर को, ग्रैंड मदर के घर को, यानी कि जहाँ वो एक बार गई थी, मतलब गई तो बहुत बार है, जहां पर उनको एक बार ट्रू लव का एहसास हुआ था।
जहाँ पर इन्होंने ट्रू लव को रिसीव्ड करा था। एंड आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ द हाउस बिकम्स एम्प्टी, साइलेंट एंड लाइफलेस। जैसे ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो क्या होता है कि जो घर है जहाँ पहले बहुत ज्यादा प्यार मिला करता था वो कैसा हो गया, खाली हो गया, बहुत शांत हो गया और लाइफलेस हो गया, मतलब कि जैसे कि वहां पर कोई रहता ही नहीं है। तो जो पोयम एक्सप्लेन करती है दिस इस हाउस को नेलेपर्ट हाउस की तरह। नेलेपर्ट हाउस मतलब कि एंसेस्ट्रल हाउस जिसको हम कहते हैं, जो कमला दास का एंसेस्ट्रल हाउस है, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर कमला दास की द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ कमला दास मदर्स फैमिली, ठीक है, ध्यान रखना। तो कमला दास की मदर का जो ये घर है, एंसेस्ट्रल घर है, वहां पर ही जो है इनकी ग्रैंड मदर रहा करती थी, दादी रहा करती थी, ठीक है। आगे सुनो कंटेक्स्ट ऑफ द लाइन्स। अब ये लाइन का कंटेक्स्ट क्या है, ध्यान सुनना। द पोएट सेज दैट वेयर हर ग्रैंड मदर वॉज अलाइव द हाउस वॉज फुल ऑफ लव एंड वार्मथ। है ना, जब ग्रैंड मदर जिंदा थी तो वो जो घर था ना पूरा लव से भरा हुआ था, प्यार से भरा हुआ था और वार्मथ से भरा हुआ था, मतलब एक अच्छा वहां पे अफेक्शन वाला माहौल था, है ना, प्यार वाला माहौल था, ध्यान रखना। बट आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डेड द हाउस बिकम साइलेंट, नोबडी लिव देयर विद एनी लव, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया आपको जैसे ही ग्रैंड मदर की डेथ होती है जो घर शांत हो जाता है और नोबडी लिव्ड देयर विद लव एनीमोर, वहां पे जो भी रहता है लेकिन उतने लव से नहीं रहता है। एंड द पोएट वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, जब जिस लाइन की बात हो रही है ना तो उस टाइम पे जो पोएट है बहुत यंग है, ध्यान रखना है, कमला दास बहुत यंग है। तो शी कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉस एंड डेथ। तो उस टाइम पे इनको नहीं समझ आता था मीनिंग ऑफ लॉस एंड डेथ क्या होता है, कि ऐसे अपने को खोने का डर या दुख क्या होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उस टाइम पे इनको नहीं पता था, लेकिन जब ये बड़ी हुई तब इनको समझ आया कि ग्रैंड मदर से कितना लगाव था इनको। आगे चले, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स, ध्यान से सुनना आप। जो ये लाइन है द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, इसका मतलब ये है दैट हाउस बिकम क्वाइट एंड लोनली आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ। जो घर है वो शांत हो गया, अकेला हो गया, वहां पे कोई रहता नहीं, ऐसा लगने लग गया जैसे ही ग्रैंड मदर की डेथ होती है। अर्लियर इट वाज अ प्लेस ऑफ लव, पहले जब ग्रैंड मदर की डेथ नहीं हुई थी वो ऐसा जगह था जहाँ पे प्यार मिला करता था, लेकिन अब खाली और दुखी सा हो गया है। अब अगली जो लाइन है स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, इसका मतलब है ये दिखाती है, मतलब कि द इमेज स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, ये दिखाती है फियर, डिके एंड लोनलीनेस, कि भाई कि वहां पर इतना खाली है, वहां पर कोई रहता नहीं है, कि जो स्नेक्स है ना, स्नेक्स वो क्या कर रहे हैं, बुक्स पे मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये दिखाता है डर को, है ना, डिके को और लोनलीनेस को, मतलब किस तरीके से जो था पहले उससे कैसे घटता जा रहा है घर, है ना, और लोनलीनेस मतलब कितना अकेलापन है वहां पर। आगे सुनो, द बुक्स वंस शोड नॉलेज एंड लाइफ, इसी लाइन का मतलब बता रहा हूँ। जो बुक्स पहले भाई नॉलेज दिखाया करती थी, लाइफ को दिखाया करती थी, लेकिन नाउ इवन दे सीम नेग्लेक्टेड, लेकिन वो भी क्या नेग्लेक्टेड शो हो रही है। नेग्लेक्टेड आप समझते हो, जिनको कोई पूछे ना, ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन अब जो ये बुक्स है वो नेग्लेक्टेड फील हो रही हैं। एंड द लाइन सेज दैट स्नेक्स आर ऑफन सीन एज अ बैड साइन, आपको ही पता है जो स्नेक्स होते हैं उनको बैड साइन की तरह देखा जाता है, लोग डरते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर जो इस लाइन है ना, इस पोएम के अंदर जो दिखाया गया है कि जो लोनली एंड डेजर्टेड कंडीशन ऑफ द हाउस, यहाँ से स्नेक्स का एग्जाम्पल लेके ये चीज शो करी गई है ना, लोनली और डेजर्टेड कंडीशन ऑफ हाउस, यानी जो हाउस है रेगिस्तान की तरह हो गया, जैसे रेगिस्तान में कोई रहता नहीं है, खाली सा रहता है ना, बिल्कुल वैसा हालत घर की यहाँ पर शो करी गई है, समझ रहे हो, डेजर्टेड कंडीशन। आगे सुनो, द पोएट सेज आई वाज देन टू यंग टू रीड, ये भी लाइन है कि भाई उस टाइम पे मैं बहुत यंग थी, है ना, इसका मतलब ये है कि शी वाज अ चाइल्ड एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड बुक्स प्रॉपर्ली एंड शी also could not understand the deep pain of losing her grandmother। तो उस टाइम पे इनको ये भी नहीं पता था अपनी ग्रैंड मदर को खोने का दर्द, और ना ही उस टाइम पे बुक्स को प्रॉपर्ली समझ पाती थी। तो इस लाइन का ये मतलब है, ध्यान रखना है। आगे चलो भाई, द लाइन माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, ये भी लाइन है जो कि लास्ट लाइन आपको पता है। तो इस लाइन का मतलब ये है, ये जो लाइन है शो करती है पोएट के फियर को, उनकी दुखीपन को। हर बॉडी बिकम कोल्ड बिकॉज शी फील्स द शॉक ऑफ डेथ एंड लोनलीनेस, है ना, जो उनकी बॉडी है वो ठंडी पड़ गई है, बॉडी क्या हो गई है, ठंडी पड़ गई है, कोल्ड हो गई है, क्योंकि शी फील्स द शॉक ऑफ डेथ, है ना, उनको डेथ का जो शोक है वो फील कर रही हैं और वो अकेली सी हो गई हैं। द मून इज कोल्ड सो दिस कंपैरिजन शोज इमोशनल नंबनेस एंड सोरो। तो ये जो मून है ना कोल्ड है, तो ये क्या, ये जो कंपैरिजन है भाई मून के कोल्ड के साथ,
है ना, और जो खुद वो कोल्ड हो गई है। ये कंपैरिजन हमको दिखाता है वो कैसे इमोशनली कह सकते हो इमोशनली बिल्कुल कह सकते हो भाई अब परेशान सी हो गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और कितना दुखीपन है उनको, सोरो है। एंड द लाइन एक्सप्लेन दैट ब्लड टर्निंग कोल्ड इज आल्सो कनेक्टेड विद डेथ। आपको पता है आपको जब ब्लड ठंडा पड़ जाएगा ना तो वो भी एक तरह से आपको क्या आपकी डेथ ही हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो वही वाली बात है, ब्लड टर्निंग कोल्ड इज आल्सो कनेक्टेड विद डेथ। अब उनकी बॉडी ठंडी हो गई इसका मतलब ब्लड ठंडा हो गया, तो जैसे उनकी ग्रैंड मदर गई तो वैसे एक तरह से वो भी डेथ का एहसास कर रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एज इफ समथिंग डाइज इनसाइड द पोएट व्हेन शी रिमेंबर्स द एम्प्टी हाउस। जैसे वो खाली घर को देखती है तो वो भी अंदर ही अंदर क्या मर रही होती है, कौन, कमला दास। ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान से सुनना है आपको। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन। तो जो स्टोरी है आपकी इस बुक के अंदर, द इंट्रूजन, आपको जो टाइटल द इंट्रूजन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आपको ये बतानी है। ध्यान से सुनना भाई। देखो जो इंट्रूजन है ना, ये जो टाइटल है एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको शशि देशपांडे ने लिखा है। और ये स्टोरी है ना किसके बारे में, एक न्यूली मैरिड वुमेन के बारे में है, जो कि भाई अपने हनीमून पर जाती है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और द स्टोरी इज रिटन फ्रॉम द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड शोज हर फियर, हेजिटेशन एंड इनर पेन। ये स्टोरी लिखी गई है ना एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ध्यान आपको रखना है। और ये स्टोरी हमें दिखाती है उस वुमेन के फियर को, उसकी हेजिटेशन को और उसके इनर पेन को, जिसको वो किसी को बताती नहीं, ठीक है। ध्यान आपको रखना है, स्टोरी हमको बताती है दैट देश पांडे डील्स विद द सेंसिटिव इशू ऑफ मैरिटल रेप इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरेंज्ड मैरिज। आपको पता है अरेंज मैरिज जो कि फैमिली वाले कर देते हैं, है ना, जहां पर क्या होता है, जहां पर बच्चों से नहीं पूछा जाता जिनकी शादी हो रही है कि भाई तुम खुश हो या नहीं हो। खैर आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी बहुत जगह पे ऐसा होता है ना भाई। तो यहाँ पर जो स्टोरी हमें बताते हैं, जो देश पांडे है जो कि ऑथर भी है इसके, ध्यान रखना है, शशि देश पांडे डील करते हैं एक सेंसिटिव इशू से। इस सेंसिटिव इशू क्या है, वो है भाई मार्टियल रेप। मार्टियल रेप आप समझते हो, मार्टियल रेप वो होता है जैसे कि आप मानो शादी हो गई है ना, विदाउट कंसेंट, क्या विदाउट कंसेंट आप क्या कर रहे हो, विदाउट कंसेंट आप जो है फिजिकल होना चाह रहे हो, है ना। विदाउट कंसेंट मतलब कि बिना उनके परमिशन के आप जो है फिजिकली आप होना चाह रहे हो अपने, ठीक है, पार्टनर के साथ, जो कि गलत है। ऐसा कौन बोलते, शशि देशपांडे बोलते, एक्चुअल में गलत भी है ये, है ना। आपने वो वेब सीरीज भी देखी होगी कुछ अभी चली थी, उसका नाम मुझे बताना ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि यही चीज शो करती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीनिंग ऑफ इंट्रूजन, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। तो वर्ड जो है इंट्रूजन, इसका मतलब होता है एंटरिंग समवन्स पर्सनल स्पेस विदाउट परमिशन, यानी कि हम किसी के पर्सनल स्पेस में बिना परमिशन के घुस रहे हैं, समझ रहे हो। यही तो होता है मार्टियल रेप, कि विदाउट परमिशन आप क्या कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में घुसना चाह रहे हो, है ना। आप क्या क्या हो जाता है कि शादी के बाद हम सोचते हैं कि जो सामने वाला है उसकी बॉडी पर हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद भी हमें कंसेंट होना चाहिए, हमें परमिशन होनी चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं। एंड इट मीन्स डिस्टर्बिंग समवन्स प्राइवेसी, इसका मतलब क्या है कि हम इंट्रूजन का मतलब क्या, हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो टाइटल है ये बहुत सुटेबल है, क्योंकि जो वुमेन है वो ऐसा फील करती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उनकी बॉडी में एंटर कर गया है, उनके माइंड में एंटर कर गया, उनके प्राइवेट वर्ल्ड में एंटर कर गया विदाउट हर कंसेंट, ठीक है। यानी कंसेंट का मतलब बिना उनकी परमिशन के। आगे देखो, इंट्रूजन हर हर माइंड, ठीक है, इंट्रूजन हर माइंड, ठीक है, ठीक है, पहले ये छूट गया, इसको बात करते हैं। देखो, इंट्रूजन इनटू प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी के अंदर घुस जाना, यानी प्राइवेसी प्राइवेसी जैसी ना रहे, वही वाली बात है। इन द स्टोरी द वुमन इज नॉट रेडी फॉर फिजिकल इंटीमेसी, जो बता चुका हूँ फिजिकल इंटीमेसी क्या होता है। शी वॉन्ट्स टू नो हर हस्बैंड एंड बेटर फर्स्ट। फिजिकल इंटीमेसी से पहले वो चाहती है कि जो मेरा हस्बैंड है मैं उसको अच्छे से जानूं। तो शी वांट्स फ्रेंडशिप, पहले वो चाहती है कि जो अपने हस्बैंड है उसके साथ फ्रेंडशिप करो, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज है, वो जानते नहीं दूसरे को पहले। तो वो क्या है, पहले हस्बैंड को जानना चाहती है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, कंफर्ट चाहती है पहले, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहती है उसके और खुद के बीच में, बिफोर एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, समझ रहे हो आप। बिना पहले इसके जो है वो फ्रेंडशिप कंफर्ट चाहती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहती है। बट हर हस्बैंड डज नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, लेकिन जो हस्बैंड है
वो उसकी फीलिंग को नहीं समझता है ना। और यहीं पर क्या होता है कि जो वुमेन है वो एक पेन फील करती है, इनर पेन, कि उसकी परमिशन के बिना जो है उसकी बॉडी का यूज करा जाता है। एंड ही ट्रीट्स मैरिज एज इफ इट गिव्स हिम फुल राइट ओवर हर बॉडी, है ना भाई। तो जो वो कैसे ट्रीट करता है कि जो उसकी बॉडी है उस पर उसका पूरा राइट है आफ्टर मैरिज, ठीक है भाई। एंड दिस बिकम्स एन इंट्रूजर इनटू हर प्राइवेसी, तो ये क्या बन गया है कि उनकी प्राइवेसी में एक तरह से आप घुस चुके हो, ये को ध्यान रखना है। एंड दिस स्टोरी क्लियरली स्टेट्स दैट द वुमन फील्स ह्यूमिलेटेड बाय इंट्रूजन इनटू माय प्राइवेसी, द वायलेशन ऑफ माय राइट टू माई सेल्फ, ठीक है भाई। जो राइट टू माई सेल्फ है ना, इसका वायलेशन है कि विदाउट माई कंसेंट, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, प्राइवेसी में एंटर कर रहे हो। समझ रहे हो, ध्यान रखना है आपको। समझ भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो, इंट्रूजन इनटू हर माइंड, हमें टाइटल की सिग्निफिकेंस बतानी है। द इंट्रूजन, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा था, वही बता रहे हैं। इंट्रूजन इनटू हर माइंड, जो टाइटल है ये भी दिखाता है मेंटल इंट्रूजन को, कि जो वुमेन है वो पूरी फियर में है ना भाई, और डाउट में है और कंफ्यूजन में है। शी स्टार्ट्स थिंकिंग वेदर शी इज रोंग और इनकैपेबल ऑफ लव, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो भी सोचने लग जाती है कि भाई वो गलत तो नहीं है, या वो इनकैपेबल तो नहीं है लव के लिए, कि भाई मुझे ही गलत लग रहा हो कि जो मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है मुझे गलत क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर वो भी सोचती है, एक तरह से आप कह सकते हो मन ही मन वो परेशान है, इनकैपेबल ऑफ लव है, या वो शी इज रोंग है, वो गलत भी है। शी ऑल्सो वरीज अबाउट सोसाइटी एंड हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने सोसाइटी को लेकर भी क्या है, चिंता में है। दिस शोज दैट पैट्रियार्की एंड सोशल प्रेशर, पैट्रियार्की आप समझते हो ना, जहां पर जो सोसाइटी होती है वो मेल डोमिनेटेड होती है, तो मेल डोमिनेटेड मानी जाती है। तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी और जो सोशल प्रेशर है इसके चलते बहुत परेशान है। एंड सोशल प्रेशर एंटर हर माइंड एंड मेक हर फील गिल्टी। तो क्या हो रहा है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में और सोशल प्रेशर से क्या हो रहा है कि वो इनके माइंड में एंटर करता है ना, या एंटर करते हैं सारे वैल्यूज वगैरह, और उनको क्या गिल्टी फील कराते हैं। क्योंकि क्या होता था पहले भी, हर कोई जो है अरेंज मैरिज हो गई उसके बाद वो अपनी आवाज नहीं उठाते थे, और सीधी क्या होता था, जो वुमेन है वो प्रेशर फील करा करती थी, है ना। तो उनको गिल्टी फील कराया जाता अगर वो जो है अपने हस्बैंड की बात वगैरह नहीं मानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, ये सोसाइटी पैट्रियार्कल है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तभी जाके जो है आप सुनते हो ना फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट होते हैं जो कि फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं, वो इसी पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जो है कंसेप्ट आया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, क्रिटिसिज्म ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर मैरिज को भी क्रिटिसाइज करा जाता है, ध्यान सुनना आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। द टाइटल इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ अरेंज मैरिज वेयर द वुमन इज चॉइस ऑफन इग्नोर्ड, जहाँ पर वुमेन की चॉइस को जो हमेशा इग्नोर करा जाता है। द वुमेन्स मैरिज इज फिक्स्ड बाय हर पेरेंट्स, जो वुमेन की मैरिज है वो जो है उनके पेरेंट्स के द्वारा फिक्स कर दी जाती है, और उनको जो ओपिनियन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करा जाता है कि उस पर्टिकुलर लड़के को लेकर उस लड़की के क्या ओपिनियन है ना बस, लेकिन शादी फिक्स कर दी जाती है। एंड टाइटल एक्सप्लेन्स दैट शी इज नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू एसर्ट हर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो टाइटल एक्सप्लेन करता है कि जो वो है ना भाई, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं रखती है अपने घर के अंदर, या इंडिपेंडेंस नहीं है उनको, क्योंकि वो पैट्रियार्कल फैमिली में रहती है, और पैट्रियार्कल फैमिली का प्रेशर होता है कि जो घर वाले कहे वो तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट अ नोट ऑन द नरेटर्स प्रेजुडिस अगेंस्ट द थीव्स विडो इन सलमान रुश्दी स्टोरी द फ्री रेडियो। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी स्टोरी भी है ये, देखो बहुत कुछ सिखाती है आपको। जो द फ्री रेडियो है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि जो नरेटर है, जो नरेटर की प्रिजुडीज है, प्रिजुडीज होती है जो पहले की बातें हैं जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हो उसको मान रहे हो। तो जो नरेटर की प्रिजुडीज है वो कैसे है, अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, विडो। विडो क्या होती है, जो विधवा लेडी होती है ना, जिसका हस्बैंड चले जा चुका है। तो विडो को लेकर क्या प्रिजुडीज है नरेटर को लेकर, नरेटर की वो आपको बतानी है, जो कि अगेंस्ट एक तरीके से किसके, इस विडो के, क्योंकि इस स्टोरी में बताया गया जिसका नाम है द फ्री रेडियो, आपको ध्यान से सुनना है। इंट्रोडक्शन की बात करूं, सलमान रुश्दी शॉर्ट स्टोरी द फ्री रेडियो इज नरेटेड बाय रिटायर्ड स्कूल टीचर। अब जो ये स्टोरी है इसको जो नरेट करा है वो रिटायर्ड स्कूल टीचर ने करा है, नरेट, ध्यान आपको रखना है।
और जो रिटायर्ड स्कूल टीचर है यहाँ पर जो है बताते हैं यहाँ पर रामानी के बारे में, जो कि पुअर रिक्शा पुलर है, ध्यान रखना रिक्शा चलाता है मतलब कि। और हिज रिलेशनशिप विद अ विडो, विडो मतलब मैंने ये बताया जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो इसका रिलेशनशिप है इस विडो का किसके साथ, रिक्शा पुलर के साथ जिसका नाम है रामा है, ठीक है। और नरेटर सीम्स कंसर्न्ड फॉर रामानी, अब जो नरेटर है इस रामानी को लेकर बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता में है, बट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द विडो इज क्लियरली बायस्ड एंड प्रेजुडिस, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है इस नरेटर का किसको लेकर, इस विडो को लेकर वो बिल्कुल ही बायस्ड है, समझ रहे हो, मतलब है कि इसी को गलत बोलता है इस विडो को। और प्रेजुडिस्ड है, मतलब विडो को लेकर जो पहले की धारणा चलती थी, पहले कंसेप्ट चलते थे, वही अभी भी फॉलो करता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, नरेटर्स नेगेटिव व्यू ऑफ द विडो, अब जो नरेटर का नेगेटिव व्यू है किसको लेकर, विडो को लेकर, ध्यान सुनना। नरेटर नेवर कॉल्स द विडो बाय हर रियल नेम, जो नरेटर है इस विडो को कभी भी उसके रियल नेम से नहीं बोलता है, बल्कि उसको क्या बोलता है, द थीव्स विडो, क्या बोलता है, द थीव्स विडो। थीव्स समझते हो ना, चोर कहते हैं, थीव का मतलब होता है चोर, तो विडो को चोर कह रहा है, द थीव्स विडो। दिस इटसेल्फ शोज हिज प्रेजुडिस, जो कि टाइटल से जब बोल रहा है तो ये खुद क्या है, एक प्रेजुडिस दिखती है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना है। बाय कनेक्टिंग हर आइडेंटिटी ओनली विद हर डेड हस्बैंड, कि जो भाई उसका हस्बैंड गया तो उसकी आइडेंटिटी भी चली गई, किसकी, जो यहाँ पर ये विडो है ना भाई, क्योंकि जो नरेटर वो ऐसे बोल रहा है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी आइडेंटिटी भी चली गई, ऐसा लग रहा है, जब तो उसको नाम से ना बोलकर क्या बोल रहा था, थीव विडो बोल रहा है, ये ध्यान आपको रखना है, तो ये गलत है। हस्बैंड की देखो जिंदा है ठीक है, मरने के बाद भी कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये गलत बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भाई वुमेन है, उसकी आइडेंटिटी अभी भी हमेशा रहती है, शादी में भी और शादी मरने के बाद, अगर शादी हो गई उसके बाद जब हस्बैंड भी है और हस्बैंड चले भी जाए तब भी उसकी आइडेंटिटी रहती है, ध्यान रखना। एंड ही प्रेजेंट्स हर इन अ नेगेटिव वे, ये जो नरेटर है नेगेटिव वे में प्रेजेंट करता है किसको, इस वीडियो को। एंड सलमान रुश्दी आल्सो सेज दैट द नरेटर टेक्स एन इंस्टेंट डिसलाइक टू हर एंड डिस्क्राइब हर इन प्रीडेटरी टर्म्स, ठीक है भाई। तो सलमान रुश्दी भी यहाँ पर कहते हैं कि जो नरेटर है ना, वो इंस्टेंट डिसलाइक लेता है, मतलब उसको पसंद ही नहीं करता किसको, इस विडो को, और डिस्क्राइब हर इन प्रेडेटरी टर्म्स, उनको एक अलग ही टर्म में जो है बोलता है, जो कि पहले से चलते हैं, जो विधवा के लिए यूज करे जाते हैं। आगे चलो भाई, सोशल प्रेजुडिस अगेंस्ट विडोज, तो सोशल प्रेजुडिस होती है भाई विडो को लेकर, है ना, तो उसकी बात करते हैं। देखो जो नरेटर है वो बिलीव करता है कि जो विडो है ना, उसको शांति से रहना चाहिए, बिना लव के रहना चाहिए, और डिजायर नहीं करनी चाहिए फिर से शादी करने की, है ना। हस्बैंड गया तो भाई बिल्कुल शांत रहे, बिना प्यार के रहे और बिना कोई शादी के रहे, ठीक है ना, रीमैरिज नहीं करनी है। ये प्रेजुडिस है कि भाई जो विडो है ना, विडो वो शादी नहीं करे दोबारा, लेकिन आज के टाइम पे कर लेते हैं, है ना भाई, क्योंकि ये प्रेजुडिस कोई नहीं मानता। व्हेन ही इज हर रिलेशनशिप विद रामानी, है ना, मतलब कि अब जो ये विडो का रिलेशनशिप देखता है नरेटर किसके साथ, वो रामानी के साथ, तो बहुत गुस्सा हो जाता है, ये जो नरेटर है बहुत गुस्सा हो जाता है, और ही इवन एडवाइसेस हर टू गो टू अ विडोज आश्रम इन बनारस, और जो ये विडो लेडी है ना, नरेटर उसको एडवाइस करता है कि भाई एक विडो का आश्रम है बनारस के अंदर, वहां चले जाओ एंड स्पेंड हर लाइफ इन प्रेयर, और आप प्रेयर करते हुए क्या अपनी लाइफ को क्या करो, बिताओ। दिस शोज इज ओल्ड फैशन थिंकिंग अबाउट विडोहुड, यानी कि ये दिखाता है कि विडोहुड मतलब क्या होता है, कि विधवाओं के बारे में क्या सोच होती है ना भाई। तो विडोहुड को लेकर इसकी सोच दिखाता है, जो कि ओल्ड फैशन थिंकिंग है, कि भाई विडो हो, जाओ आश्रम में जाओ, प्रेयर करो, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए, ये ध्यान रखना है। आगे चले, सेक्सिस्ट एटीट्यूड, नरेटर वर्ड्स अबाउट द विडो आर सेक्सिस्ट, समझ रहे हो, जो नरेटर के वर्ड्स हैं विडो को लेकर वो कैसे सेक्सिस्ट को लेकर है ना भाई, मतलब कि वो कहता है किसको, विडो को कहता है अनअट्रैक्टिव एंड डेंजरस कहता है। ही डिस्क्राइब हर एज विच एंड अ ब्लैक विडो, समझ रहे हो, तो विच मतलब आप जानते ही हो, तो विच मतलब होता है चुड़ैल होता है, ठीक है, चुड़ैल होता है, चुड़ैल, तो भाई इसको चुड़ैल कहता है, ब्लैक विडो कहता है, ध्यान रखना है। एंड दीज वर्ड्स शो द नरेटर्स कल्चरल प्रेजुडिस, कैसे जो है कल्चरली जो प्रेजुडिस चल रही है वो इससे जुड़ा हुआ है, एंड हिज डिसअप्रूवल ऑफ हर रिलेशनशिप विद रामानी,
है ना, और ये क्या करता है, डिसअप्रूव करता है किसको, जो रामानी के साथ क्या इसकी रिलेशनशिप है। समझ रहे हो आप, तो ये क्या कल्चरल प्रेजुडिस है, जो कि सक्सेस एटीट्यूड कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया, जो कि इस नरेटर का है, जो कि क्या है, जो मैंने पीछे बताया भी था आपको, एक रिटायर्ड टीचर है, उसके उसका व्यू है ये। ब्लेमिंग द विडो फॉर एवरीथिंग, यहाँ पर रामानी को क्या है, कुछ भी ब्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पर ये, बल्कि विडो को हर चीज के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ब्लेम कर रहा है। ध्यान सुनना मेरी बात, द नरेटर ब्लेम्स द विडो फॉर रामानीज रॉन्ग डिसीजन, कि भाई जो रामानी का गलत डिसीजन है ना, ये किस वजह से हुआ है, ये विडो की वजह से हुआ है। He thinks she has trapped Ramani and made him undergo vasectomy for the promised of free radio. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, उसको लगता है नरेटर को कि उसने फंसा दिया भाई रामानी को, और मेड हिम अंडरगो वेसेक्टोमी फॉर द प्रोमिस ऑफ अ फ्री रेडियो, तो ये फ्री रेडियो का प्रोमिस है, उसको लेकर जो है इसने फंसा दिया है, किसको, इस रामानी को। और ही ऑल्सो ब्लेम्स हर फॉर एनकरेजिंग रामानीज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फिल्म स्टार, है ना भाई, तो यहाँ पर ये भी ब्लेम करता है किसको, विडो को, कि उसको एनकरेज कर रही है रामानी को, उसके ड्रीम को, कि वो क्या बनेगा, एक फिल्म स्टार बन जाएगा, क्योंकि उसका ड्रीम है। तो इसको लेकर भी भाई इसको फंसा रही है रामानी को, ऐसा कौन सोचता है, रेडर सोचता है। और बट दिस इज नॉट फुली फेयर बिकॉज रामानी ऑल्सो हैज हिज ओन ड्रीम्स एंड वीकनेस, ठीक है, क्योंकि उसके खुद के भी ड्रीम्स है, वीकनेस है, उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर नरेटर की सोच गलत है, प्रॉपर ही गलत है अकॉर्डिंग टू मी, ध्यान रखना है। आगे चले, नरेटर इज नॉट ऑब्जेक्टिव, द नरेटर इज नॉट न्यूट्रल, हिज पर्सनल फीलिंग्स अफेक्ट द स्टोरी। सही बात है, जो नरेटर है बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है भाई, न्यूट्रल होता तो रामानी को भी कहता और विडो को भी कहता, लेकिन इसने क्या करा, केवल विडो को ही कहा, ध्यान आपको रखना है। एंड ही हैज नोन रामानी सिंस चाइल्डहुड, अब जो ये रामानी है उसको ये बचपन से जानता है, सो ही फील्स प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिम, है ना भाई, तो उसके इर्द गिर्द जो है प्रोटेक्टिव फील करता है रामानी के लिए, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस ही अनफेयरली सीज द विडो, लेकिन अब बचपन से जानता है, और लेकिन इस विडो को ही अनफेयरली देखता है एज द मेन कॉज ऑफ रामानीज प्रॉब्लम, कि जो रामानी की जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो वो क्या है, केवल इसी की वजह से, इस विडो की वजह से, अदरवाइज नहीं होती। समझ रहे हो, तो ये क्या है, जो रामानी है, ये नरेटर जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बायस्ड है। विडो एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, लेकिन जो विडो है कि स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह भी है, ध्यान रखना है। दो द नरेटर प्रेजेंट्स हर बैडली, द विडो इज आल्सो स्ट्रॉन्ग वुमन। समझ रहे हो भाई, वो स्ट्रॉन्ग वुमन क्यों है, क्योंकि वो असेम्ड फील नहीं कर रही है। शी इज नॉट अशेम्ड ऑफ हर सेक्सुअलिटी एंड हर रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, कि अपने से यंगर मैन से रिलेशनशिप है ना भाई, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर वो अशेम्ड फील नहीं करती है, ध्यान रखना है। शी स्पीक्स बोल्डली, वो बोल्डली वो बोलती है व्हेन द नरेटर ट्राइज टू कंट्रोल हर, जब नरेटर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो लाउडली बोलती भी है, ध्यान रखना, बोल्डली बोलती है। और इवन दो शी इज शोन थ्रू हिज बायस्ड आईज, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टोरी के अंदर वो बायस्ड आईज से दिखाया गया है, सी ब्रेक्स मैनी स्टीरियोटाइप्स लिंक्ड विद विडोहुड, और यहाँ पर जो है विडोहुड से लेकर जितने भी क्या है यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो पुरानी बातें चलती हैं उसको भी यहाँ पर एक खत्म करती है, कौन, अपने ये विडो जो है। समझ आ गया, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप। इन डेरोजियोस पोयम, दो पोयम है, ठीक है, ध्यान रखना। Readers are brought face to face with the weaker sections of society in 19th century. Do you agree? Explain with reference to his poems that you have read in the course. तो क्या बताना आपको, ये जो क्या है अपना, ये डेरोजियो है, इसकी दो पोयम है ना। अभी दो पोयम कौन कौन से, पहले इसकी बात करते हैं, देखो पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये फ्रीडम टू द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल, जो स्टोरी है, ठीक है, इसकी पोयम जो कि आपने इस कोर्स में पढ़ी है, कि आपको ध्यान रखना है, बताया है कि जो पोयम्स है इनके अंदर जो रीडर्स है ना, जो पोयम्स को पढ़ रहे हैं, तो इन पोयम के थ्रू जो है ना, ये जो रीडर्स है उनको फेस टू फेस लेकर आया, वो बहुत पास लेकर आया है, किसके, उन वीकर सेक्शंस के। ध्यान रखना है, जो सोसाइटी के अंदर जो है, और वीकर सेक्शन कब के, 19th सेंचुरी के। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है, क्योंकि 19th सेंचुरी में जो भी वीकर सेक्शन था, जैसे गुलाम वगैरह जो बन के रहते थे, स्लेव बन के रहते थे, उनके बारे में काफी बताया है। आपको एक्सप्लेन करना है दो पोएम के डिफरेंस, जो मैं बता भी दिया कौन सी पोएम। देखो,
अगर मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस आई एग्री दैट इन डेरोजियो पोएम्स रीडर्स आर ब्रोट फेस टू फेस विद द वीकर सेक्शंस ऑफ द 19th सेंचुरी सोसाइटी। 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी, वहां पर जो वीकर सेक्शंस थे, तो रीडर जब इनकी पोएम को पढ़ेंगे तो बिल्कुल वीकर सेक्शंस के पेन को वो समझ पाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एग्री करते हैं। इन द पोएम्स फ्रीडम टू द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल, डेरोजियो राइट्स अबाउट पीपल हु सफर बिकॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस के वजह से जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, वो इस पोएम में बताया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। दिस पोएम शुड बी अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है भाई, जो पोएम है इनको जो हमें समझनी है ना, ये हमको अर्ली 19th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में समझनी है, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, एंड इट्स सोशल प्रॉब्लम्स लाइक स्लेवरी एंड ऑर्फन। उस टाइम पे जो स्लेवरी का कल्चर था, जो ऑर्फनहुड, ऑर्फन मतलब समझते हो ना आप क्या होता है, जो आजाद होता है, आजाद कह रहा हूँ, अनाथ होता है। जो ऑर्फन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अनाथ, जो बच्चा है वो अनाथ है, ठीक है। तो ऑर्फनहुड हो गया, स्लेवरी हो गया, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स थी जो कि 19th सेंचुरी की सोसाइटी में थी, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी है पोएम के अंदर, ध्यान सुनना। अब पहले यहाँ पर आप देखो, जो डेरोजियो है एज अ सोशली अवेयर पोएट कैसे है ये, है ना। तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो कि पूरा नाम है इनका, ये ध्यान रखना है, वाज नॉट ओनली अ पोएट, पोएट तो है लेकिन इसके साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी है। जो इनकी पोएट्री है सिंपैथी दिखाती है किनके लिए, ओप्रेस्ड पीपल, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो ओप्रेस्ड है उनके लिए सिंपैथी भी शो करते हैं अपने पोएम्स के थ्रू। एंड ही वांटेड सोसाइटी टू बिकम मोर प्रोग्रेसिव, रैशनल एंड ह्यूमेन, है ना भाई। तो ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी हो कैसी हो, प्रोग्रेसिव हो, ये जो प्रॉब्लम्स है इससे दूर रहे, खत्म करे, और रैशनल रहे, मतलब किसी को दबाए ना। रैशनल मतलब होता है कि न्यूट्रल थिंकिंग आपकी रहनी चाहिए, न्यूट्रल थिंकिंग आपकी रहनी चाहिए, आप लॉजिक के साथ सोचिए, है ना, लॉजिक के साथ सोचिए, ना कि आप बनी बनाई बातों को सोचिए, जो वीकर सेक्शन है उसको दबाए ना, ध्यान रखें, और ह्यूमन रहे, मतलब कि ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड हिज पोएम्स रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड क्रूएल सोशल प्रैक्टिस। तो जिनकी पोएम्स है वो इनजस्टिस के खिलाफ और जो क्रूएल सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाती है, ठीक है। आगे सुनो भाई, फ्रीडम टू द स्लेव, ये इनकी पोएम है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो पोएम है फ्रीडम टू द स्लेव, है ना, इसमें जो है पेन ऑफ स्लेव्स के बारे में बताया है इन्होंने, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, तो स्लेव्स वर वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो स्लेव्स हैं, जो कि स्लेव्स बनते थे, जिनको लोग अपने घर पे काम कराने के ले जाया करते थे, और केवल उनको बस 2 टाइम का खाना देते थे और कुछ नहीं, समझ रहे हो ना, और उनके घर में रहा करते थे पूरी जिंदगी, तो वही बात है। तो स्लेव्स जो है वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, बिकॉज दे हैड नो फ्रीडम, क्योंकि उनके पास कोई आजादी नहीं है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, एंड नो डिग्निटी एंड नो कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ। उनके खुद की लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा सोसाइटी मानती थी, इसलिए उनको अपने घर पे ले जाकर उनको ऐसे ही ट्रीट करा जाता था, गुलाम की तरह। दे वर ट्रीटेड लाइक प्रॉपर्टी, उनको अपनी जमीन की तरह समझा जाता था कि उनकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे चलो। द पोएम सेलिब्रेट्स द मोमेंट व्हेन अ स्लेव बिकम्स फ्री। ये पोएम जो है ना सेलिब्रेट करती है, आपको जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा, है ना, कि जो पोएम है सेलिब्रेट भी करती है उस मोमेंट को जब जो स्लेव है वो फ्री होता है। फॉर डेरोजियो फ्रीडम इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल आइडिया, इट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। समझ रहे हो भाई, कि जो फ्रीडम है ना वो एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं बल्कि एक ह्यूमन राइट भी, आपको पता भी है ये चीज। व्हेन द स्लेव गेट्स फ्रीडम ही फील्स जॉय, जैसे ही स्लेव को आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, जो अपना ये डेरोजियो है उनको वो खुश होते हैं, प्राइड फील करते हैं, और एक डिग्निटी इनको दिखती है। व्हेन द स्लेव गेट्स फ्रीडम, है ना, वो इनको जॉय मिलती है, उनको प्राइड फील होता है, और एक डिग्निटी फील होती है, किनके लिए, इन स्लेव के लिए और खुद के लिए भी। Through this poem, Derozio shows that even the most oppressed person deserves respect and liberty. जो most oppressed people भी है ना या पर्सन है, वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है भाई, और लिबर्टी यानी आजादी क्या करता है, वो डिजर्व करता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई निचली कास्ट है या वीकर सेक्शन है तो इसको दबाओ, वो भी आजादी रिस्पेक्ट क्या करता है, वो डिजर्व करता है। सिंपैथी फॉर द ऑप्रेस्ड, यहाँ पे सिंपैथी भी रखते हैं भाई ऑप्रेस्ड के लिए, ध्यान आपको रखना है, जो कि स्लेव वाली पोएम में दिखाया भी है। Derozio does not describe the slave as a weak in spirit. Instead, he shows that the slave has feelings, hopes and self-respect. तो यहाँ पर हमें बेसिकली दिखाया गया पोएम के अंदर कि जो स्लेव है उनके पास भी ये सब चीज है,
ना कि वो वीक है स्पिरिट के अंदर, बल्कि वो मेहनत करना जानते हैं। एंड दिस मेक्स द रीडर अंडरस्टैंड द क्रुएल्टी ऑफ स्लेवरी, है ना भाई। तो जब रीडर पढ़ता है इस पोयम को तो उसको समझ आता है कि स्लेवरी जो है ये कितनी क्रूअल है, कितनी बेकार है। एंड द पोयम मेक्स अस फील दैट स्लेवरी इज मोरली रॉन्ग एंड इनह्यूमन, है ना भाई। तो ये पोयम हमको समझाती है, हमको फील कराते हैं जो स्लेवरी है कितनी मोरली रॉन्ग, हमें नहीं करना चाहिए, स्लेवरी का कल्चर खत्म होना चाहिए और कितनी इनह्यूमन ये है। समझ रहे हो आप। आगे चलो, द ऑर्फन गर्ल, इसकी बात कर लेते हैं। इन द ऑर्फन गर्ल डेरोजियो प्रेजेंट्स अनदर वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एन ऑर्फन चाइल्ड, यानी एक अनाथ बच्चा, उसको भी एक अलग नजर से देखा जाता है। एन ऑर्फन गर्ल इज हेल्पलेस बिकॉज शी हैज नो पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट हर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेरेंट्स नहीं है। और इन 19th सेंचुरी सोसाइटी सच गर्ल्स वर स्पेशली अनसेफ एंड लोनली। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे जो ऑर्फन गर्ल हुआ करती थी, है ना, उनको बिल्कुल अनसेफ और वो लोनली रहती थी इस टाइम पे, अगर वो ऑर्फन है, क्योंकि कोई प्रोटेक्ट करने वाला उनको नहीं होता था। एंड द पोएम शोज द सैडनेस, हेल्पलेसनेस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द ऑर्फन गर्ल। ये जो ऑर्फन गर्ल है उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो बिल्कुल हेल्प नहीं है उनके पास, कोई मदद नहीं है, और कैसे दुखी है वो। एंड शी रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन एंड वुमेन हु आर इग्नोर्ड बाय सोसाइटी, है ना। जो ये ऑर्फन गर्ल है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ऐसे बच्चों को, ऐसे वुमेन को जिनको सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया है। एंड थ्रू हर कंडीशन डेरोजियो मेक्स रीडर्स थिंक अबाउट द पेन ऑफ दोज हु हैव नो सोशल और फैमिली। समझ रहे हो भाई। तो यहाँ अपने पोयम के थ्रू, है ना, ये जो उसकी कंडीशन बताई है किसकी, इस ऑर्फन गर्ल की, डेरोजियो क्या करते हैं, रीडर को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, किसके बारे में, पेन ऑफ दीज हु हैव नो सोशल और फैमिली सपोर्ट, जिनको कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, किसी को कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है ना भाई। तो उनको, उनके बारे में, उनके पेन के बारे में हमको जो है यहाँ पर समझाया जाता है, सोचने के लिए मजबूर करा जाता है। ठीक है, आगे चले। कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, द ऑर्फन गर्ल सफरिंग ऑल्सो शोज द डिफिकल्ट पोजिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सोसाइटी, कि भाई बच्चों की, जैसे बच्चे हैं, जैसे वुमेन है, वो कैसे डिफिकल्ट पोजीशन पे सोसाइटी के अंदर को सफर करना पड़ता है। अ गर्ल विदाउट पेरेंट्स बिकम मोर एक्सपोज टू पॉवर्टी, ऐसे बच्चे, ऐसे गर्ल जिनके पेरेंट्स नहीं है, कैसे वो पॉवर्टी में रहती है, वो अकेले रहती है और एक्सप्लॉइटेशन उसका होता है, कोई चाहता है कुछ भी काम करा लेता है ना, वो गलत काम करा सकता है। तो ये शो किया जाता है हमको इस पोएम के थ्रू। एंड डेरोजियोस पोएम क्रिएट्स पिटी एंड सिंपैथी फॉर हर। तो यहाँ पर जो है भाई डेरोजियो जो है, डेरोजियो की जो पोएम है वो एक छोटी, बहुत कम और सिंपैथी दिखाते हैं उसके लिए, ठीक है भाई। और ही वांट्स सोसाइटी टू अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी, और वो चाहते हैं कि जो सोसाइटी है ना, डेरोजियो चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वो समझे अपनी रिस्पांसिबिलिटी को टुवर्ड्स सच हेल्पलेस पीपल, कि जो ऐसे हेल्पलेस पीपल है जिनका कोई नहीं है, तो सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है उनकी टेक केयर करने की। आगे चलो, ह्यूमैनिटेरियन मैसेज, तो यहाँ पर जो पोएम है दोनों, यहाँ पर हमको एक ह्यूमैनिटेरियन मैसेज भी दिखाती है। देखो भाई, तो बोथ पोएम शो डेरोजियोस ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, कि वो कैसे वीकर सेक्शन के प्रति एक ह्यूमैनिटेरियन का एटीट्यूड रखते हैं, यानी ह्यूमैनिटी शो करते हैं। समझ रहे हो आप। तो बोलते सोसाइटी को भी ऐसे रखना चाहिए। ही इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन सफरिंग, नॉट ओनली विद ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। तो भाई ह्यूमन सफरिंग, जो ह्यूमन सफर करता है उसके साथ ये बहुत कंसर्न्ड है। ठीक है, क्या है, कंसर्न्ड है, मतलब चिंता में है, जिनको ये चाहता है कि जो ह्यूमन सफर करता है वो सफर ना करे। एंड नॉट ओनली विद ब्यूटी और इमेजिनेशन, ना ही अपने इमेजिनेशन में रहे और ना ही वो अपनी ब्यूटी में खोया रहे, बल्कि ऐसे लोगों की तरफ क्या कंसर्न रहे, चिंता में रहे। और ही गिव्स वॉइस टू दोज हु आर यूजुअली साइलेंट इन सोसाइटी। तो इस पोएम के थ्रू जो है, इन दोनों पोएम के थ्रू पोएट है, उन्होंने क्या करा है, जो सोसाइटी में साइलेंट है उनको आवाज दी है, ताकि लोग समझें इनके बारे में। एंड द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल बिकम सिंबल्स ऑफ ऑल ऑप्रेस्ड पीपल। तो यहाँ पर जो ये स्लेव है और जो ये ऑर्फन गर्ल है, ये क्या एक तरह से सिंबल्स बन गए किसके, जितने भी ओप्रेस्ड पीपल हैं इस दुनिया में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। आगे चलो, अगला जो क्वेश्चन है, मंजूला पदमन भन इन हर स्टोरी स्टेन्स compels the readers to examine the construct of cultural identity and mensurating women seen as unclean discuss, है ना भाई। आपने सुना होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में,
जिसमें सोचा जाता है कि वुमेन बहुत अनक्लीन हो गई है, उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, उसको ये काम करने नहीं दिया जाता है, तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है जो मंजुला पद्मन भन है, यह स्टोरी है इनकी, जिनका नाम है स्टेन्स। तो इनकी स्टोरी का नाम क्या है? स्टेन्स, जो कि ये शो करती है ना, रीडर को बोलते कि स्टोरी पढ़ो, समझो, एग्जामिन करो, है ना, कि जो कल्चरल आइडेंटिटी बनती है ना, जो कल्चर होता है, वो कैसे जो है एक वुमेन को, जो कि एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, कैसे उसको एक अनक्लीन शो करता है या दिखाता है। आपको ये दिखाना है, ठीक है? देखो, और ये अपनी स्टोरी के अंदर कंप्लेंट भी करते हैं कि ये गलत है, ये ध्यान रखना है। तो ये मंजूला पद्मन भन जो है, एक इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है स्टेन, ये डील करती है इशू ऑफ मेंस्ट्रुअल तबूज। ठीक है, अभी तबूज है क्या, ध्यान सुनना, मेरी बात बताऊंगा आपको। देखो पहले समझ लो मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल तब्बू। अ तब्बू मीन्स अ सोशल और रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन। तो तब्बू मतलब क्या है? सोशल या रिलीजियस, यानी कोई रिलीजन आपको रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है या कोई सोसाइटी आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो ये क्या है? तब्बू उसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इन मैनी सोसाइटीज मेंस्ट्रुएशन इज ट्रीटेड एज समथिंग डर्टी और शेमफुल। सही बात है, जब किसी को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, तो वहां पर जो है इसको देखा जाता है कि बहुत बेकार चीज है ये और बहुत शेमफुल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर किसी वुमेन की ये ना हो तो क्या है, वो बेबी बेबी नहीं बना सकती है। समझ रहे हो ना, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो ये देखा, तो इसको कभी डर्टी और शेमफुल माना ही नहीं जाना चाहिए। तो वही चीज है। तो menstruating women आर समटाइम्स नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। उनको मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता है, उनको खाना बनाने नहीं दिया जाता है, और टच सर्टेन थिंग्स, उनको कुछ चीजें टच करने नहीं दी जाती है। और डेली लाइफ में जो पार्टिसिपेट करा जाता है, डेली थिंग जो भी डेली एक्टिविटीज होती है, वो भी उनको नहीं करने दिया जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इज कंसिडर्ड इम्प्योर, उसको इम्प्योर देखा जाता है इन मैनी कल्चर्स, एंड मैनी रेस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, यानी जिस वुमेन को पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थोप दिए जाते हैं, और जो ब्लड है इसको इम्प्योर तरीके से देखा जाता है। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल तब्बू है, इसके इशू की यहाँ पर बात करी गई है। एंड द स्टोरी क्वेश्चंस द बिलीव दैट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर अनक्लीन और इम्प्योर। तो जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है, जो जिनके पीरियड्स है, उनको कैसे अनक्लीन और इम्प्योर देखा जाता है, इसको लेकर वो क्वेश्चन करती है स्टोरी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सारा। यहाँ पे कैरेक्टर है सारा, तो इस कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पर बात पूरी आगे बढ़ाई गई है, जो कि यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है ना, दोनों है ये, अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है, ध्यान रखना है। और तो ये पद्मन भन जो है, शो करती है हाउ सच बिलीव्स कंट्रोल वुमेन्स बॉडीज, कि जो ऐसे बिलीव्स है कैसे वुमेन की बॉडी को कंट्रोल करते हैं और क्रिएट करते हैं शेम अराउंड अ नेचुरल बॉडीली प्रोसेस। जो कि नेचुरल प्रोसेस है, तो कैसे एक शर्म और एक कि उसके अराउंड के उसको शर्म आनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, कि उसको सबके सोसाइटी के सामने एक अलग तरीके से देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वुमेन की बॉडी को कैसे आप इम्प्योर कह देते हो, है ना, कि वो कंट्रोल करे कुछ बिलीव्स और क्रिएट शेम अराउंड अ नेचुरल बॉडीली प्रोसेस। कैसे आप जो है उसको एक शेम कह रहे हो, जो कि एक नेचुरल बॉडीली प्रोसेस है। एंड द स्टोरी प्रेजेंट्स अ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन टबूज, है ना भाई। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल तौर पर चला आ रहा है ना, जो रेस्ट्रिक्शंस चली आ रही है, मैंने पीछे बताया आपको रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, तो वो एक तरह से ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स है, जो कि फेमिनिज्म फॉलो करता है, कि फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं वो, कि जो सोसाइटी चलाते आ रही है वैल्यूज वगैरह को, इनको क्रिटिसाइज करती है। ध्यान रखना, फेमिनिस्ट क्रिटिक है, ये ध्यान रखना है आप। तो मंजुला जो है, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक देती है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है पीरियड्स को लेकर। आगे चलिए, बता ही दिया है मैंने। प्लॉट ऑफ द स्टोरी क्या है? तो इन द स्टोरी जो सारा है वो विजिट करती है द हाउस ऑफ हर बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है डीप। तो दीप के घर पे जाती है सारा, ठीक है ना। और जो उनकी मदर है, जिसका नाम है मिस कुमार। ड्यूरिंग हर स्टे सारा बेडशीट गेट्स स्टेन्ड विद मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो होता क्या है भाई, जो सारा है अपने दोस्त बॉयफ्रेंड के घर पे जाती है, उनकी मदर ही वहीं रहती है जब वो घर जाती है, लेकिन जब जो सारा जहाँ पर बैठती है ना, तो वो जो उनकी जो जो पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड आता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस ब्लड से पूरी बेडशीट जो हो जाती है वो गंदी हो जाती है, मतलब वो पूरा लिक्विड फैल जाता है वहां पर, है ना भाई। तो अब देखो यहाँ पर जो इनकी मदर, इनका व्यवहार कैसा होता है, ध्यान से सुनना आप।
तो मिस कुमार आस्क सारा टू वॉश द बेडशीट इन द बेसमेंट, कि जो बेडशीट है उसको बेसमेंट में जाकर धोकर आओ। एंड सारा फील्स शॉक्ड एंड इंसल्टेड बिकॉज शी रियलाइज दैट मिस कुमार इज ट्रीटिंग हर एज अनक्लीन, इसको जाकर बेसमेंट में धो के आओ, जो कि बिल्कुल ऐसा ट्रीट करा जा रहा है इसको कि बिल्कुल वो अनक्लीन हो गई है ना भाई। एंड दिस स्मॉल इंसिडेंट बिकम्स द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जो ये स्मॉल इंसिडेंट है जो कि उसके बॉयफ्रेंड दीप के घर पे था, ये क्या हो जाता है कि मेन इंसिडेंट बन जाता है, इस पूरी स्टोरी का मेन पॉइंट बन जाता है। एंड इट शोज हाउ अ नेचुरल प्रोसेस लाइक मेंस्ट्रुएटिंग, मतलब मेंस्ट्रुएटिंग जो है, जो मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं इसको हम, है ना, कि जो मेंस्ट्रुएशन है कैसे ये टर्न हो जाता है एक मैटर ऑफ शेम, इसको हमें मैटर ऑफ शेम कहना चाहिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस को कैसे मैटर ऑफ शेम बना दे रहे हो, ध्यान रखना है। और जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उसको आप गलत बता दे रहे हो, अनक्लीन बता दे रहे हो। सारास कल्चरल शॉक, तो भाई सारा बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, शी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई मेंस्ट्रुएशन शुड मेक हर इम्प्योर, उसको समझ नहीं आता है कि जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स है कैसे उसको इम्प्योर बना दे रहे हैं। फॉर हर ही इट इज अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, उसके लिए जो है ये एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। बट मिस कुमार follows traditional ideas and sees menstrual blood as polluting, तो भाई जो मिस कुमार है वो ट्रेडिशनल तौर पर चल रही है और इसको एक जो ये ब्लड है इसको पोल्यूटिंग देख रही है, ठीक है, पोल्यूटिंग है, ये अनक्लीन है, समझ रहे हो। दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सारा's मॉडर्न व्यू एंड मिस कुमार ट्रेडिशनल व्यू, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है व्यू को लेकर कि भाई मॉडर्न व्यू और अपना जो पास्ट का व्यू है, पास्ट का जिसको हम ट्रेडिशनल व्यू बोल रहे हैं और मॉडर्न व्यू जो कि सारा के पास है, उसको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम इसको ऐसा क्यों कह रहे हो। आगे चलो, कल्चरल आइडेंटिटी, तो द स्टोरी आल्सो एग्जामिन्स कल्चरल आइडेंटिटी, मिस कुमार फॉलोज इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस इवन व्हाइल लिविंग अवे फ्रॉम इंडिया, तो भाई जो ये जो मिस कुमार है ये इंडिया से बाहर रह रही है ना, लिविंग अवे फ्रॉम इंडिया, फिर भी जो है ये अपने इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को जो कि पीरियड्स को लेकर है ना, पीरियड्स को लेकर है, उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। एंड शी बिलीव्स दैट अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुड बी सेपरेटेड और ट्रीटेड डिफरेंटली, तो इनका मानना है मिस कुमार का कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उसको अलग रहना चाहिए और डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। दिस शोज हाउ कल्चरल बिलीव्स ट्रैवल विद पीपल एंड कंटिन्यू इवन इन अनदर कंट्री, कि कैसे जो है ये बिलीव्स होते हैं लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं और दूसरी कंट्री में भी ये चलते रहते हैं, समझ रहे हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। डीप इज ऑल्सो कोट बिटवीन टू कल्चर्स, तो डीप जो है जो उसका सारा का बॉयफ्रेंड है वो भी एक तरह से फंस गया है दो कल्चर के बीच में। स्टडीज एट कॉर्नेल एंड लीव्स इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, तो दीप है भाई, इसने भी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, मतलब कॉर्नेल में पढ़ाई करी है और लीव्स इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, और मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है, बट इट डज नॉट स्ट्रांगली अपोज हिज मदर, लेकिन अपनी मदर को ये स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पा रहा है, उनकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको भी ये खत्म नहीं कर पा रहा है। दिस मेक्स सरास फील एलोन, अब इस चीज को क्या है, ये जो इंसिडेंट होता है ये सरा को अकेला महसूस करा देता है, समझ रहे हो आप। आगे देखो, वुमेन सीन एज अनक्लीन, तो वह जो स्टेन्स है, ये जो स्टोरी है इसके अंदर दिखाया अपने को कि वुमेन को कैसा अनक्लीन समझा जाता है। द स्टोरी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द आइडिया दैट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर अनक्लीन, क्योंकि होती नहीं है ये माना जाता है। एंड मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल नॉट अ सीन ऑन इम्प्योरिटी, ये कोई पनिशमेंट या कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। बट सोसाइटी क्रिएट्स अ सेम अराउंड इट, लेकिन सोसाइटी जो एक अलग नजरिया बना रखी है इसके आसपास, है ना भाई। इवन टुडे देयर इज अ डीप सेंस ऑफ सेम linked with periods and conversations about menstruation are often done in hushed tones, ठीक है, मतलब एक अलग ही टोन में जो है बोला जाता है, जो जब अगर इसकी बात होती है, खुल के बात नहीं होती है इसके बारे में, समझ रहे हो। आप अपने घर में भी महसूस करते होंगे ये चीज कि जब ये चीज होती है तो कैसे आपकी मदर, आपकी बहन, आपके अगर सिस्टर वगैरह, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है, बता हमें खुल के बताया नहीं जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते तब जाके हमको पता चलता है कि हाँ भाई हमारे घर में ऐसा बिहेवियर क्यों है, ठीक है, ध्यान आपको रखना। आगे देखो भाई, फेमिनिस्ट मैसेज, तो जो पद्मन भन है गिव्स अ फेमिनिस्ट मैसेज थ्रू सारा, तो यहाँ पर सारा को एक कैरेक्टर बनाया और उसके थ्रू यहाँ पर जो है अपना मैसेज देना चाह रही है कि सारा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट हर बॉडी इज डर्टी,
तो उसकी जो पीरियड्स के टाइम पे उसकी बॉडी डर्टी हो जाती है, इस आइडिया को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो सारा इसको मना करती है ना, ये जो मैसेज दिया है उस पीरियड्स वाला, तो इसको मानती नहीं है। तो ये जो सारा को करेक्ट बता के कौन अपना मैसेज देना चाह रहा है, ये जो इनकी ऑथर है इस स्टोरी की। इन द एंड शी लीव्स डीप हाउस, तो एट द एंड क्या होता है, वो दीप का घर छोड़ देती है, और दिस शोज हर रिजेक्शन ऑफ अ कल्चर दैट ह्यूमिलेट्स हर। तो ये दिखाता है कि कल्चर का रिजेक्शन कर दिया उन्होंने, मतलब कि कल्चर को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वो कल्चर जो है सारा को ह्यूमिलेट कर रहा था, ठीक है। एंड हर लिविंग इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो घर छोड़ा ना उन्होंने, तो ये क्या दिखाता है, ये सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध, कि आपने क्या करा, विरोध करा, ना कि उस बिलीफ को मान लिया, और अपने अपने यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, हैविंग चोजन टू राइट इन इंग्लिश, often Indian English writers negotiate with the language politics in modern India in their works. Discuss critically with reference to at least 2 texts in your course. पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्या बोला है, हैविंग चोजन टू राइट इन इंग्लिश, इंडियन राइटर्स है, फिर भी वो इंग्लिश में लिखना, आपको पता है बहुत सारे पोएट्स उन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है बातें, जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे इंग्लिश पोएट, इंडियन पोएट है, वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्यों लिख रहे हैं इसके ऊपर हमें बतानी है बात। तो हैविंग चूजन टू राइट इन इंग्लिश, ऑफन इंडियन इंग्लिश राइट्स नेगोशिएट विद द लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया। तो क्या होता है कि ध्यान सुनना, तो इस टाइम पोएट थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश इंग्लिश का यूज तो करा करते थे, लेकिन उसके अंदर इंडियन एलिमेंट जरूर डाला करते थे, ध्यान रखना है। तो इसको तो चलता था, इसको बोलते हैं लैंग्वेज पॉलिटिक्स। क्या बोलते थे भाई, लैंग्वेज पॉलिटिक्स इसको बोला करते थे। तो ये इंग्लिश राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं विद द लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, समझ रहे हो। तो आपको ये कल्चर जो है, मतलब आपको जो ये आइडिया है इसके बारे में आपको आपको क्या करना है, 2 वर्क्स बताने जो कि आपके कोर्स में ही दे रखे, समझ रहे हो। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करूं मैं, इंडियन इंग्लिश राइटर्स ऑफन फेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा उन्होंने फेस करा, व्हाई राइट इन इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया के अंदर हम इंग्लिश में क्यों लिखे। ध्यान सुनना मेरी बात। और बहुत सारे लोग जो है भाई वो तो इंग्लिश जानते भी नहीं होंगे, समझ, सही बात है ना, उनको अपनी मदर टंग जानते होंगे, फिर भी वो इंग्लिश में क्यों लिखा करते थे। ध्यान सुनना, इंग्लिश केम टू इंडिया थ्रू ब्रिटिश, जो इंग्लिश इंडिया में है वो ब्रिटिशों के थ्रू आई, है ना भाई, जब कॉलोनियल रूल हुआ। सो इट इज कनेक्टेड विद पावर, एजुकेशन एंड क्लास। तो इंग्लिश को हमेशा पावर से कनेक्ट कर दिया जाता था, एजुकेशन से कनेक्ट कर दिया जाता था, और क्लास से, और आज के टाइम पे भी यही होता है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी इंडियन राइटर्स यूज्ड इंग्लिश इन देयर ओन वे टू एक्सप्रेस इंडियन लाइफ। लेकिन जैसे ही हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है ना भाई, तो जो इंडियन राइटर्स है वो इंग्लिश में तो लिखते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से लिखते हैं, ना कि जो ये ब्रिटिश चाहते थे उस तरीके से, ताकि वो इंडियन लाइफ को दिखा पाए, इंडियन इमोशंस को दिखा पाए, और इंडियन कल्चर को वो शो कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएटिंग विद लैंग्वेज पॉलिटिक्स। तो ये दिखाता है कैसे कि वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स को के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नेगोशिएटिंग विद लैंग्वेज पॉलिटिक्स इसको बोला जाता है। आगे चले, इन आवर कोर्स दिस इशू कैन बी सीन क्लियरली इन कमला दास पोयम एंड इंट्रोडक्शन, एंड सरोजनी नायडू पोयम, एंड इंडियन लव सॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना, ये 2 स्टोरी है, इसके थ्रू हम जो है इस चीज को देख सकते हैं। चले भाई आगे, ध्यान से सुनना। अब लैंग्वेज पॉलिटिक्स एक बार समझ लो होती क्या है, आपको पता होना चाहिए, फिर पता होगा आपको। देखो, तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स मींस द पावर स्ट्रगल कनेक्टेड विद लैंग्वेज। जो पावर स्ट्रगल है ना, वो कनेक्टेड कर रही है लैंग्वेज के साथ। मतलब पावर आपको चाहिए तो आपको लैंग्वेज पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। इन इंडिया इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर केवल एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये लिंक्ड है किससे, कॉलोनियल हिस्ट्री से। आज भी तो हम सोचते हैं कि इंग्लिश को हमने ऐसे क्यों बना रखा है, क्योंकि इंग्लिश तो ब्रिटिशों की लैंग्वेज है ना, और मॉडर्न एजुकेशन और सोशल स्टेटस। तो भाई इंग्लिश जो है उसको एज अ लैंग्वेज नहीं देखा जाता, बल्कि आज के टाइम पे उसको एक कॉलोनियल हिस्ट्री के तौर पर देखा जाता है, एक मॉडर्न एजुकेशन के तौर पर देखा जाता है, एक सोशल स्टेटस के तौर पर उसको देखा जाता है, और एक आइडेंटिटी देखी जाती है कि हाँ भाई कुछ है बंदे में दम। और इंडियन इंग्लिश राइटर्स यूज इंग्लिश, बट इंग्लिश यूज करते हैं,
बट दे ऑल्सो मेक इट इंडियन, उसको वो इंडियन बना देते हैं उस इंग्लिश को, बाय ब्रिंगिंग इंडियन एक्सपीरियंसेस, उसमें इंडियन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इंडियन वर्ड्स लेके आते हैं इंग्लिश के अंदर, एंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन इमोशंस इनटू इट, उसके अंदर इंडियन इमोशन भी लाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, कमला दास एंड इंग्लिश एज हर ओन लैंग्वेज, अब जो कमला दास है ना उनकी लैंग्वेज इंग्लिश भी है, ध्यान रखना है, और मदर टंग जो उनकी इंडिया में चलते हैं वो भी है। तो कमला दास डायरेक्टली डील्स विद लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन हर पोयम एंड इंट्रोडक्शन, है ना, कई बार क्या होता है जैसे कोई पोएट है इंग्लिश में लिख रहा है तो लोग उन पर सवाल करते हैं कि भाई तुम इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, तुम इंडिया में रहते हो, ऐसे करके, तो यहाँ पर भाई डील करती है लैंग्वेज पॉलिटिक्स से, ध्यान रखना है, अपनी पोएम जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। इन द पोएम पीपल क्रिटिसाइज हर फॉर राइटिंग इन इंग्लिश, कि लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, लेकिन वो उनको बताती है कि नॉट टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज इट इज नॉट हर मदर टंग, दे टेल हर, मतलब कि अब यहाँ पर जवाब क्या देती है, ध्यान सुनना, लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं कि दे टेल हर नॉट टू राइट इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में मत लिखो क्योंकि तुम्हारी मदर टंग नहीं है, लेकिन कमला दास स्ट्रोंगली उनको रिप्लाई करती है कि इंग्लिश इज ऑल्सो हर लैंग्वेज, की जो इंग्लिश है वो भी क्या है, मेरी लैंग्वेज है, समझ रहे हो आप। आगे देखो, और वो कहती है कि भाई शी नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानती है, जैसे कि इंग्लिश जानती है, वो मलयालम जानती है, हिंदी जानती है, एंड वो सभी लैंग्वेज में क्या कर सकती है, अपनी पोइट्री को लिख सकती है, शेप दे सकती है, तो मैं किसी में भी लिख सकती हूँ, इंग्लिश मेरी लैंग्वेज है, मलयालम मेरी लैंग्वेज है, हिंदी मेरी लैंग्वेज है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट इंग्लिश बिलोंग्स टू ओनली टू ब्रिटिश, और यहाँ पर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि जो इंग्लिश है वो केवल ब्रिटिशों से जुड़ी हुई है, इंग्लिश सबसे जुड़ी हुई है, एंड शी मेक्स इंग्लिश पर्सनल एंड इंडियन, तो जो ये कमला दास है उन्होंने क्या करा है, इंग्लिश को बिल्कुल पर्सनल बना दिया और इंडियन बना दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एंड शी यूजेस इट टू स्पीक अबाउट हर बॉडी, लव, लोनलीनेस, मैरिज एंड पेन एंड आइडेंटिटी, यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, इस इंग्लिश जो इंडियन इंग्लिश है इसका यूज करा इन्होंने अपने बारे में बताने के लिए, अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए, अपने आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए, एंड अपने अकेलेपन को, अपने प्यार को, मतलब ये सब उन्होंने बताया है। अभी हमने कमला दास पढ़ा था ना पीछे, तो वहां पर भी उन्होंने इंडियन इंग्लिश का यूज करा है, ये ध्यान रखना। आगे चले, इंग्लिश इज सिंपल, डायरेक्ट एंड इमोशनल, जब आप कमला दास जी की स्टोरी पढ़ोगे तो इनकी इंग्लिश काफी सिंपल रहती है, डायरेक्ट रहती है और इमोशनल रहती है, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी, लेकिन आप किसी ब्रिटिशर्स के कोई नॉवल पढ़ोगे, है ना, जो कि आपके कोर्स में होगी, सिंपल सी बात है, आप देखना आप उसको समझने में बड़ी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन जो इंडियन पोएट जो कि इंग्लिश में लिखते हैं उनकी स्टोरी काफी आसान होती है, क्योंकि वो सिंपल और इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं जो कि इंडिया से जुड़े होते हैं। शी डज नॉट फॉलो ओल्ड ब्रिटिश पोएटिक स्टाइल, तो ओल्ड ब्रिटिश पोएटिक स्टाइल को फॉलो नहीं करती है, इन दिस वे शी चैलेंजेस कॉलोनियल लैंग्वेज रूल्स, तो वही जो कॉलोनियल लैंग्वेज रूल्स थे उसको क्या करती है, ये यहाँ पर ये चैलेंज करती है, समझ आया आपको। कमला दास न्यू स्टाइल, तो कमला दास यहाँ पर न्यू स्टाइल अपनाती है क्या, तो बिफोर मॉडर्न इंडिया इंडियन पोएट्स मैनी कॉलोनियल एरा पोएट्स ट्राई टू कॉपी ब्रिटिश स्टाइल, जब भाई क्या था, आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, है ना भाई, तो जो आज के टाइम के पोएट हैं उनसे जब पहले के जो पोएट वो क्या करते थे, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल एरा पोएट्स, वो कॉपी करते थे ब्रिटिश स्टाइल को अपनी पोएम लिखने के लिए, तो देयर लैंग्वेज वाज फ्लारी, ओल्ड फैशन एंड आर्टिफिशियल, जो उनकी लैंग्वेज थी वो आर्टिफिशियल थी, बहुत फ्लारी थी, मतलब देखने में अच्छी लगती थी बट समझ किसी को नहीं आती, तो ओल्ड फैशन थी वो, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। आगे चले, एंड कॉलोनियल पोएट्री ऑफन इमिटेटेड विद ब्रिटिश पोएट्री एंड यूज्ड ornamental words that were not close to ordinary speech, ordinary speech होती है जो आम लोगों को समझ आए, तो जो भाई कॉलोनियल पोएट्री थी ना बिल्कुल ऐसे ब्रिटिश पोएट्री वो लगती थी, और ऑर्नामेंटल वर्ड्स यानी हार्ड वर्ड यहाँ पर यूज करे जाते थे जो ब्रिटिशों के लिए बने हुए हैं, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी स्पीच जो है नहीं लगती थी, यानी ऑर्डिनरी स्पीच के बिल्कुल क्लोज वो नहीं लगती थी, एंड लेटर पोएट्स लाइक कमला दास बिगेन टू राइट इन इंडियन इंग्लिश, तो उसके बाद कमला दास जैसे जो पोएट्स हैं उन्होंने इंडियन इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करा, एंड क्लोजर टू द लैंग्वेज ऑफ पीपल, जो कि लोगों की लैंग्वेज है उसके बहुत पास है, एंड कमला दास चेंज्ड बोथ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, अब कोई सब्जेक्ट वो वाला मैथ साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या
एक तरह से किस थीम पर ही लिखा करती थी, उसको सब्जेक्ट बोला गया है। तो उन्होंने दोनों चीज चेंज करी, लैंग्वेज और सब्जेक्ट। शी रोट ऑनेस्टली अबाउट वुमेन्स इनर लाइफ, तो उन्होंने क्या करा, वुमेन की इनर लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड हर यूज ऑफ इंग्लिश बिकम्स एन एक्ट ऑफ फ्रीडम, तो जो इंग्लिश का वो यूज करती थी वो एक्ट ऑफ फ्रीडम है। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना। आगे चलो भाई, सरोजिनी नायडू जी की बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू एंड इंडियन कल्चर इन इंग्लिश। तो देखो भाई, जो सरोजिनी नायडू है, इन्होंने जो है ये इंग्लिश में लिखा करती हैं, सीधी सी बात है। बट हर पोएट्री इज फुल ऑफ इंडियन इमेजेस, जो अपनी पोएट्री लिखती हैं पूरी इंडियन होती हैं, इंडियन इमेजेस को शो करती हैं, इंडियन इमोशन को दिखाती है, इंडियन सोसाइटी, इंडिया के जो सोशल इशू है उनको ये दिखाती है। ठीक है। इन एन इंडियन लव सॉन्ग शी यूजेस इंग्लिश टू प्रेजेंट इंडियन थीम्स लाइक लव, रिलीजन, कास्ट, फैमिली ओनर एंड कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कम्युनिटी के बीच में होते हैं, इन सब चीजों को इन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू दिखाया है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। द पोएम इज रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन अ लवर एंड हिज बिलव्ड। जो पोएम है ये लिखी कैसे गई है, एक एज अ डायलॉग लिखी गई है, इसके बीच में एक लवर और जो जिनको ये पसंद करती है। एंड द बिलव्ड हेसिटेट टू एक्सेप्ट द लवर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन रीजनल रिलीजन एंड कम्युनिटी। अब जो लवर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को, क्योंकि डिफरेंस है किसमें, रिलीजन को लेकर एंड कम्युनिटी को लेकर। एंड द पोएम एक्सप्लोर लव इन द इंडियन कंटेक्स्ट वेयर रिलीजन, क्लास एंड कास्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इस पोएम के अंदर हमको ये बताया गया है कि भाई लव को एक्सप्लोर करती है कि इंडिया के अंदर लव कैसा होता है ना। लव इन द इंडियन कंटेक्स्ट में, जो लव है वो इंडियन कंटेक्स्ट में कैसा होता है, कि अगर तुम लव की बात करते हो तो वहां पर तुम्हारा रिलीजन भी देखा जाता है, तुम्हारी क्लास क्या है ये भी देखी जाती है, और कास्ट भी देखी जाती है, क्योंकि इन तीनों के बिना तुम्हारी शादी अधूरी है, ध्यान रखना भाई, ये तुम्हें भी पता होगा। तो ये तीनों ही चीज जो है इंडियन लव के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे चले। एंड नायडूज इंग्लिश इज लिरिकल एंड म्यूजिकल। अब जो सरोजिनी नायडू है, इनकी जो इंग्लिश है बहुत लिरिकल है, म्यूजिकल है। बट द वर्ल्ड शी प्रेजेंट इज इंडियन, लेकिन जो वर्ल्ड ही प्रेजेंट करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर वो कैसा, वो इंडियन होता है, बिल्कुल वो बाहर का नहीं होता है। इंडियन की इंडिया इमेज आपको देखने को मिलेगी, यानी इंडियन इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, सारी प्रॉब्लम्स आपको इंडिया की देखने को मिलेगी इनकी पोइट्री के अंदर। आगे चले। वर्ड्स एंड इमेजेस लाइक वेल, टेम्पल, बेल्स, म्यूजियम्स एंड सेक्रेड ऑल्टर्स, जो पवित्र जगह हो गई, एंड सेक्रेड काइन ब्रिंग इंडियन कल्चर इन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है भाई, तो इंडियन कल्चर को भाई अपनी पोइट्री में लेके आई है। हम जितनी मैंने बातें बताई इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं। एंड सो शी यूजेस द colonizers लैंग्वेज बट फिल्स इट विद इंडियन कंटेंट। तो उन्होंने भले कॉलोनियल लैंग्वेज यूज करी, लेकिन इसको उन्होंने क्या करा, इंडियन कंटेंट से फिल कर दिया। अब क्रिटिकल व्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पर। फिर भी देखो आगे, चाहे वो इंडियन इंग्लिश की बात कर लो आप, है ना, ये क्रिटिकल व्यू मतलब होता है कि यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे हम। भले इंडियन इंग्लिश का यूज करा हो आपने, इंडियन थॉट आप लेके आए, सारी कल्चर को आप इसमें समाये आप इंग्लिश के अंदर, फिर भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना रूरल इंडिया है, उसके लिए वो इंग्लिश में समझना मुश्किल है। समझे, तो यहाँ पर क्रिटिकल व्यू है, ध्यान सुनो। However, writing in English also create some problems. English is often linked with educated and urban people. इंग्लिश को हमेशा लिंक करा जाता है शहरी लोगों के लिए और एजुकेटेड लोगों के लिए। तो बहुत से गरीब और जो रूरल इंडियंस है मे नॉट हैव एक्सेस टू इट, मतलब इंग्लिश तक उनका एक्सेस नहीं है। आज के टाइम पे जो गांव के बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, आपको ही पता होगा। तो इंडियन इंग्लिश राइटिंग समटाइम्स बिकम लिमिटेड टू अ सर्टेन क्लास। इंग्लिश में लिखना जो है ना, ये बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है, बिल्कुल एक सर्टेन क्लास तक के लिए, ये ध्यान आपको रखना है। बट इंडियन राइटर्स हैव आल्सो चेंज्ड इंग्लिश बाय मिक्सिंग इट विद इंडियन कल्चर, इंडियन थॉट एंड इंडियन रियलिटीज। तो पोइट्री के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर उन्होंने इंडियन रियलिटीज को भी दिखाया है, इंडियन कल्चर को भी दिखाया है, इसको भी लेके दिखाया है। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो यहाँ पर जो है इससे लिंक कर दी जाती है, तो सब तक एक्सेस नहीं है। तो ये क्रिटिकल व्यू आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपकी जो वीडियो है फिनिश हो जाती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है, कुछ डाउट हो वो भी कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।